नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलश्रेष्ठ फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पहली नोइया आईएएस पे। कल का जो वीडियो था, जो लेक्चर 5 था हमारा, उस पे हम लोगों ने साउथ अमेरिका स्टार्ट किया था। साउथ अमेरिका के काफ़ी कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए थे। जैसे 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कल निपटाए थे या ख़त्म करे थे। उसका पहला जो पॉइंट था वो था साउथ अफ्रीका कॉर्डिलेरा, और दूसरा जो पॉइंट था वो था हाईलैंड्स। आज के इस वीडियो में जो हम लोग ध्यान देंगे वो मिडिल प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स पे ध्यान देंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप प्लीज़ अपनी एटलस साथ में लेके बैठिएगा और उसमें जो जो मैं मार्किंग बताऊँ वो आप अपने अपने में करते जाइएगा। देखिए, इसको कुछ हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडिल प्लेन्स। मिडिल प्लेन्स में हम लोग को दो चीज़ें देखनी है, एक है अमेजोन बेसिन और एक है ओरिनोको बेसिन। ये दो बेसिन्स पढ़ेंगे, इसके ओरिजिन एंड पॉइंट या अगर कोई फेमस पॉइंट है इसमें तो हम लोग वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे पैम्पस प्लेन पे और ग्रांड चाको प्लेन्स पे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जो अमेजोन बेसिन है वो क्या चीज़ है, और उसकी ओरिजिन एंड या फेमस पॉइंट जो जो हैं वो हम मार्क करते चलेंगे साथ साथ में। देखिए, जो अमेजोन बेसिन है, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये एक अमेजोन नदी जो बहुत फेमस नदी है, ये उस नदी पे बना हुआ बेसिन है। ये नदी कुछ यहाँ से निकलती है। इसका ओरिजिन जो है ये पेरू के पास से है, एंडीज़ पे पेरू के पास से लिख लीजिएगा। इसका जो ओरिजिन है वो है एंडीज़। एंडीज़ माउंटेन में जो पेरू है, जहाँ पे पेरू पड़ता है, उसके पास से ये निकलती है। और ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ जो इक्वेटर है आप देख रहे हैं, इक्वेटर पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है मिपाक मिपाका, MACAPA। मकापा नाम का जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे ये एक स्टैचुरी बनाती है। स्टैचुरी मैं आपको बताता हूँ आपको, सॉरी, फिर से देखिए। ये यहाँ पर जो अपना, जहाँ पे ये फॉल होती है, यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है मकापा पॉइंट। मकापा पॉइंट। और यहाँ पर ये मोहाना है इस नदी का, मतलब एक सेंचुरी बनाती है। सेंचुरी का मीन्स होता है एक चौड़ा मोहाना। ये नदी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नदी है। आपको बता दूं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। तो ये जो नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पेरू से निकलते हुए, पेरू के पास से निकलते हुए जो जाती है, सॉरी, यहाँ से जो पेरू के पास से निकलते हुए जाती है और मकापा पॉइंट पे गिरती है, उस रिवर का नाम है अमेज़न, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। अब ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ये किस किस बेसिस पे लार्जेस्ट रिवर है, देखिए। ये वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम की वजह से है। वाटर वॉल्यूम, ये वाटर वॉल्यूम की वजह से वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कहलाती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक्चुअली बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं दूसरी नदियों की, इसीलिए इसका जो पानी का जो जल की क्षमता है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे जल बहुत है इसमें, तो उसी कारण इसको हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। इसके बाद आपको एक बात जो और ध्यान रखनी थी वो थी मकापा पॉइंट। मकापा पॉइंट पे इसका मोहाना है, स्टैचुरी है। स्टैचुरी एक वर्ड होता है जो डिफाइन करता है या जो बताता है मोहाना को, चौड़े मोहाना को स्टैचुरी बोलते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं ओरिनोको बेसिन पे। अब ये ओरिनोको बेसिन क्या है? ओरिनोको बेसिन एक रिवर है जो वेनिनजुला के पास है। ये वेनिनजुला आपको दिख रहा है, इधर एक रिवर है, उस रिवर का नाम है, सॉरी, उस रिवर का नाम है ओरिनोको रिवर। स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, ओरिनोको रिवर। ये रिवर वेनिनजुला के पास है, और ये वेनिनजुला के पास वाले एरिया में एक बेसिन बनाती है। ये वेनिनजुला के पास वाले एरिया में एक बेसिन बनाती है, और इसका जो माउथ है, सॉरी, जो इसका एंड है या फिर माउथ भी बोल सकते हैं, वो है कैरेबियन सी में। इधर कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी में जाके ये गिरती। तो इसके आसपास को एरिया में जो बेसिन बनता है, इस बेसिन को हम लोग बोलते हैं ओरिनोको बेसिन। और ये फेमस है एक चीज़ के लिए, मैं बताता हूँ, आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। ये फेमस है ओरिनोको बेसिन मिनरल ऑयल्स के लिए।
मिनरल ऑयल्स के लिए फेमस है ये। इसके पास एक एरिया है, उस एरिया का नाम है मैराकीबो। मैराकीबो लेक है। वो मैराकीबो लेक जो है वो कोल और टार के लिए, कोल टार जो होता है हमारा, कोल एंड टार, सॉरी कोल टार एक ही वर्ड है, कोल टार एंड पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किस किस जगह की बात कर रहे हैं हम लोग? मारा कीबो, CIBO, मेरा कीबो लेक है एक, इसके आसपास के एरिए हैं ये। इसके आसपास जो है वो कोल टार और पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है इसका एरिया। तो आपको इतना ओरिनोको बेसिन में याद रखना। और ओरिनोको बेसिन के पास, अब ये बेसिन है तो यहाँ पे घास के मैदान भी होंगे, तो इधर जो घास के मैदान हैं उनका नाम है लानोस। इधर जो थोड़ी घास वास होती है उस जगह को बोलते हैं हम लोग लानोस, LLANO। ये ग्रासलैंड है कहाँ पर? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में किस जगह? ओरिनोको बेसिन पे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे घास के मैदान है तो इसका मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पे होती होगी, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे होती है। क्योंकि यहाँ पे लानोस नाम के घास के मैदान हैं। चलिए, इतना आपको ध्यान रखना था अमेज़न बेसिन और ओरिनोको बेसिन में। इसके बाद हम आते हैं पैम्पर प्लेन्स पे। तो पैम्पर प्लेन्स में क्या क्या खास बातें हैं वो देखते हैं हम। देखिए, पैम्पर्स प्लेन्स सबसे ज़्यादा लाई करते हैं अर्जेंटीना के इस पार्ट में। इस पार्ट में आपको पैम्पर्स प्लेन लाया करेंगे, ये वाले प्लेन। इस प्लेन की खासियत क्या है? देखिए, यहाँ पर जो सॉइल है या यहाँ पर जो ग्रासलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, हाई फर्टाइल ग्रासलैंड है। ये इसका पहला पॉइंट है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो अपना साउथ में अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा ये हाई फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे वीट, मेज़ मतलब भुट्टा, और कुछ जगहों पे कॉटन भी, यहाँ पे ये सब प्रोड्यूस किया जाता है या ये क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं। अब ये ग्रासलैंड है और फर्टाइल है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जहाँ पे ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। पशुपालन के लिए भी ये बहुत जाना जाता है इस जगह पे। कौन सा? पैम्पास प्लेन। अब पैम्पास प्लेन में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मीट प्रोड्यूस होता है, हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पैम्पास प्लेन में जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड में हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन करती है, तो आपको अर्जेंटीना बताना पड़ेगा। ये वर्ल्ड का टोटल 14% जो बीफ है, जो भैंस है, ये यहाँ पर मीट के रूप में यूज़ किया जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से। तो पैम्पास आइलैंड में हम लोगों ने देखा ये हाई फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे वीट, मेज़ और कॉटन होता है, और ग्रासलैंड होने के कारण यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। और अर्जेंटीना एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करती है, 14% लगभग वर्ल्ड का ये मीट प्रोड्यूस करती है। अब देखिए, मीट प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं ये बदलती भी रहती हैं। ये यूएस और ब्राज़ील और अर्जेंटीना में ये एक रेस लगी रहती है। तो कई बार आप अगर लेटेस्ट देखेंगे तो आपको ब्राज़ील भी मिल जाएगा, और अगर एकदम रिसेंट वाला देखेंगे तो कहो आपको यूएसए भी मिल जाए। तो इसमें इतना टेंशन मत लीजिएगा। अगर ऑप्शन आता है तो अर्जेंटीना मार्क कर दीजिएगा, ब्राज़ील हो तो ब्राज़ील देख लीजिएगा। और यहाँ तक की है कि ये सारे ऑप्शन इकट्ठे एक बार में आपको नहीं मिलेंगे उसमें। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रैंड चाको प्लेन पे। ये वाली प्लेन पे आते हैं। ये प्लेन इस तरफ पड़ती है। अर्जेंटीना में इसका थोड़ा सा पार्ट है, वैसे ज़्यादा नहीं है। तो ये जो प्लेन है, जो पार्ट्स कवर करती है वो है, देखिए,
पहला है वो बोलीविया, बोलीविया में पड़ती है ये, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ बोलीविया। बोलीविया के बाद ये पड़ती है ब्राज़ील में भी पड़ती है, अर्जेंटीना में भी है और पराग्वे में भी है। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ये ग्रेट प्लेन्स ग्रैंड चाको प्लेन्स पड़ते हैं। ये ऐसे कुछ, ये पराग्वे हुए, ब्राज़ील का ये लैंड इधर का कवर कर लेती है, फिर थोड़ा सा अर्जेंटीना में भी है। तो ये ऐसे कवर करके ये प्लेन्स पड़ते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली इस जगह की जो मिट्टी है ये दलदलीय मिट्टी है, ये दलदल वाली मिट्टी है यहाँ पे, मतलब मैशी लैंड है ये, MASHY, मार्शी लैंड, मार्शी लैंड है। और ये फेमस है अपने लकड़ी के लिए, यहाँ पे लकड़ी की पैदावार होती है। उस लकड़ी का नाम जो मैं है आप लिख लीजिएगा अच्छे से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है क्यूब्राचो ट्री, लिख देता हूँ मैं, क्यूब्राचो ट्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्री है। ये वर्ल्ड का हार्डेस्ट वुड देता है हमें। वर्ल्ड की हार्डेस्ट वुड जो मिलती है वो क्यूब्राचो ट्री से मिलती है। और इस ट्री को बोलते हैं हम लोग, जो नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स ब्रोकन ट्री, मतलब कुल्हाड़ी टूट जाती है इसको काटते काटते, लेकिन ये वुड नहीं कटती। और ये वुड जो है ये काम आती है हमारे पोल्स बनाने के लिए, जो फेजेंडा में लगते हैं। फेजेंडा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्लांटेशन ऑफ क्रॉप जहाँ पे होती है, जहाँ पे मजदूर वगैरह रहते हैं, उस जगह पे, उस जगह को हम लोग फेजेंडा बोलते हैं। फेजेंडा की बाउंड्री बनाने के लिए ये वुड का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्लीपर, ट्रेन के स्लीपर के लिए भी ये वुड यूज़ किया जाता है। और टेलीफोन कम्युनिकेशन जो पोल्स लगते हैं उस वुड के लिए, उस चीज़ के लिए भी यही वुड यूज़ की जाती है। क्या नाम है इसका? क्यूब्राचो ट्री। और इसको एक्स ब्रोकन वुड भी बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एक्स ब्रोकन वुड किस पेड़ को बोलते हैं या किस लकड़ी को बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा क्यूब्राचो वुड को एक्स ब्रोकन ट्री बोलते हैं। चलिए, ये था हमारा मिडिल प्लेन्स। मिडिल प्लेन्स में आपको इतना ही ध्यान देना था। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें हम कोस्टल प्लेन्स और कुछ आइलैंड्स देखेंगे। आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें आइलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। चलिए देखिए, कोस्टल प्लेन्स में कोलंबिया, मैंने कोलंबिया के बारे में आपको पहले भी बताया था। कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 2 ओशियंस अलग अलग कोस्ट लाइन ज्वाइन करते हैं। एक था एटलांटिक ओशन, एटलांटिक महासागर, और एक था पैसिफिक ओशन। ये 2 ओशन, पैसिफिक ओशन इस तरफ था, एटलांटिक ओशन इस तरफ था। तो ये 2 बाउंड्री हम लोगों की करती थी। तो आपको कोलंबिया एक ऐसा देश था, एक ऐसा देश है जो एटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दोनों की बाउंड्री अपने साथ शेयर करता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है चिली। चिली ये यहाँ से चालू होता है, ये पूरी आपको जो दिख रही है। चिली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और क्वेश्चंस भी, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो चिली से ही बनते हैं। तो आपको चिली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको मार्क भी कर लेना, आप जो मैं बताता जाऊँ आपको। देखिए देखिए, चिली की जो फेमस है, चिली जो फेमस है वो है वर्ल्ड, लिख लीजिए, चिली जो फेमस है वो है वर्ल्ड, इसीलिए वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, ड्राइएस्ट कंट्री, ड्राइएस्ट कंट्री कौन सी है? चिली। चिली कहाँ है? ये जो इसकी कोस्ट लाइन है, एंडीज़ के पास ही है ये भी। चिली वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस है, ड्राई कंट्री बोल सकते हैं इसको। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न, अगर आपने ओशियन करंट पढ़ा होगा, अगर आपने ओशियन करंट पढ़ा है तो आपको वो लगेगा कि किस तरीके से चिली ड्राइएस्ट प्लेस है। देखिए, इसमें ओशियन एक करेंट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ से कोल्ड करंट आती है
और इस कोल्ड करंट को बोलते हैं पेरू ओशियानिक कोल्ड करंट। यहाँ से ये पूरा कोल्ड करंट। अब ओशियानिक करंट क्या होता है देख लीजिए। ओशियानिक करंट मतलब होता है एक ऐसी जलधारा जो एक ही दिशा में, एक ही वेलोसिटी से, एक ही डायरेक्शन में और एक ही वेलोसिटी से बढ़ रही हो। तो यहाँ पर जो पेरू की ओशियन करंट है या पेरू की जो ठंडी जलधारा है वो यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे जाती है। और ओशियानिक करंट में अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, जहाँ पे ठंडी धारा जिस एरिया के पास से निकलती है उस जगह पे सूखा बहुत पड़ता है, वहाँ पे बारिश कम होती है। और गर्म जलधारा जहाँ पे पहुँचती है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो इसी कारण यहाँ पर एक डेज़र्ट बनता है। ये डेज़र्ट थोड़ा सा पेरू में है और मैक्सिमम चिली में है। इस डेज़र्ट को बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट डेज़र्ट है, एटाकामा डेज़र्ट। एक बार फिर से सुन लीजिए। पेरू ओशियानिक करंट, पेरू ओशियानिक करंट आपको एक ठंडी जलधारा ले जाती है और ठंडी जलधारा ले जाने के कारण वहाँ पर डेज़र्ट का फॉर्मेशन होता है। उस डेज़र्ट को बोलते हैं हम लोग एटाकामा डेज़र्ट। ये है वो डेज़र्ट। आप परेशान मत होइए, मैं आपको ओशियानिक करंट्स में बताऊंगा कि किस तरीके से ओशियन करंट ट्रैवल करती हैं। और ये जो यहाँ पे जो ओशियन करंट है ये इंडिया पे भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रभाव डालती है। अगर यहाँ पे बारिश होगी तो इंडिया में सूखा पड़ेगा और इसी तरीके से वाइसी वर्सा चलता है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जब मैं ओशियानिक करंट पढ़ाऊंगा आपको। अभी हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है, पेरू ओशियानिक करंट्स की वजह से, पेरू ओशियानिक करंट जो कि कोल्ड करंट है उसकी वजह से पेरू और अपना ये चिली के बीच, अपना चिली और पेरू के बीच में एक डेज़र्ट का फॉर्मेशन होता है। उस डेज़र्ट को हम पढ़ते हैं एटाकामा डेज़र्ट। एटाकामा डेज़र्ट की जो लंबाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है, वैसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने के लिए, एटाकामा डेज़र्ट की जो लंबाई है वो 1000 किलोमीटर है और ये पेरू और चिली पे स्थित है। सबसे ज़्यादा इसका जो पोर्शन है वो चिली में है लेकिन थोड़ा सा पेरू पे भी है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा सा पोर्शन इधर भी है और सबसे ज़्यादा जो है वो चिली पे है। यहाँ पे एक फेमस पॉइंट पड़ता है एरिका। एरिका एक फेमस पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ किस जगह। एरिका इस जगह पड़ेगा आपको। आप अपने मैप में, अगर आपके पास मैप है तो आप देख पा रहे होंगे, एरिका एक पॉइंट है जहाँ पे नाइट्रेट्स मिलते हैं, नाइट्रेट रिजर्व है, नाइट्रेट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो इतना आपको एटाकामा डेजर्ट पे याद रखना है। फिर हम आएंगे, एक और पॉइंट है इसी में, चिली पे ही। चिली इम्पॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका में पढ़ने के लिए। चिली में बहुत कुछ है। तो अभी जो हमने अभी एटाकामा पढ़ा है उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो है चुकी का माता। स्पेलिंग देखिए, QUICA। चुकी का माता एक जगह है, एंडीज पे ही है ये। और ये जो जगह है ये आपको याद रखनी है वर्ल्ड के हाईएस्ट कॉपर प्रोडक्शन में, वर्ल्ड हाईएस्ट कॉपर प्रोडक्शन में। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट कॉपर प्रोडक्शन वाली जगह है। यहाँ पे तांबा रिजर्व है। ये तांबा यहाँ पे जमा है सबसे ज़्यादा। वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉपर प्रोडक्शन जो है, तांबे का जो प्रोडक्शन होता है वो चुकी माता पॉइंट पे होता है जो कि एंडीज़ पे है, एंडीज़ के पास पड़ता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? एकांकागुआ।
तो वो भी आपको याद रखनी थी। चलिए, इसके बाद चिली में एक और पार्ट देखते हैं। चिली चिली पे जो एंडीज़ रेंजेस हैं, जो एंडीज़ माउंटेन है चिली पे, उस माउंटेन में आप देखिए इस जगह पे एक पास बनाया हुआ है। उस पास का नाम है उस्पाल्टा उस्पाल्टा पास। ये उस्पाल्टा पास एक इम्पॉर्टेंट पास है क्योंकि ये पहाड़ जो एंडीज रेंज है उसके बीच में बनाया गया है। सॉरी, जो एंडीज़ की रेंज है जो यहाँ पर इस जगह पे जो पास बनाया गया है, पास मतलब रास्ता है यहाँ पे, ये दो शहरों को जोड़ता है। ये पास का नाम जो है वो है उस्पाल्टा पास। अब ये पास है तो ये दो शहरों को जोड़ेगा। वो कौन कौन से दो शहर हैं जिसको ये पास जोड़ता है? वो शहर का नाम है चिली की राजधानी सैंटियागो। सैंटियागो ये चिली की राजधानी है। सैंटियागो को किससे जोड़ता है ये? मेंडोजा। ये मेंडोजा अर्जेंटीना में पड़ता है, अर्जेंटीना का एक शहर है। और ये सैंटियागो से जुड़ता है जो चिली में पड़ता है। मतलब ये दो देशों को जोड़ता है। कौन सा पास? उस्पाल्टा पास। किस चीज़ पे है ये? एंडीज माउंटेन रेंज पे है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी माउंटेन रेंज पे एक इसी पास के बीच में जो पास बना हुआ है, इसी पास में एक ट्रेन चलती है, एक रेलवेज़ का फॉर्मेशन, एक रेलवेज़ डेवलप्ड है। उस रेलवे का नाम है ट्रांस एंडीज रेलवे। ट्रांस एंडीज रेलवे जो है ये उस्पाल्टा पास के बीच में चलती है। और इस रेलवे की टोटल रेलवे लाइन जो है, उस रेलवे लाइन की जो टोटल लेंथ है वो है 248 किलोमीटर। 248 किलोमीटर की ये लाइन है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन है। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आप देखेंगे तो वीडियोस वगैरह में अगर आप देखें तो देखिएगा, बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन है, 248 किलोमीटर की है। ट्रांस एंडीज रेलवेज बोलते हैं इधर। और ये किसके बीच में है? अर्जेंटीना एंड चिली के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। जो चिली में आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ इतनी ही बातें थी। मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। चिली में हम लोगों ने पढ़ा एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट पढ़ा हम लोगों ने जो वर्ल्ड की ड्राइएस्ट प्लेस थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा चुकीका माता। चुकीका माता देखा जो कॉपर का वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोडक्शन था। तांबे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चुकी माता में होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उस्पाल्टा पास। उस्पाल्टा पास दो देशों को जोड़ता था जो कि एंडीज माउंटेन पे पड़ते हैं। सेंटियागो को मेंडोज़ा से जोड़ता था। सेंटियागो चिली की राजधानी है और मेंडोज़ा जो है वो अर्जेंटीना में है। तो ये जोड़ता था। फिर इसके बाद यहीं पर ट्रांस एंडीज रेलवे चलते थे। ट्रांस एंडीज रेलवे है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन है और इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो है 248 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको चिली के लिए ध्यान रखने लायक है क्योंकि कोलंबिया में सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी थी कि कोलंबिया सिर्फ एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें एटलांटिक ओशन की भी कोस्ट लाइन है और पैसिफिक ओशन की भी कोस्ट लाइन है। और चिली में आपको एटाकामा डेजर्ट, चुकी माता, उस्पाल्टा पास और ट्रांस एंडीज रेलवे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम इक्वाडोर पे।
इक्वाडोर पे ज़्यादा पॉइंट नहीं है। इक्वाडोर पे आपको ध्यान रखना है, एक वॉल्केनो है यहाँ पे। उस वॉल्केनो का नाम है, काफ़ी पता होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस वॉल्केनो को हम लोग बोलते हैं कोटोपैक्सी वॉल्केनो। कोटोपैक्सी वॉल्केनो है। मैंने आपको बताया था कि एंडीज माउंटेन जो है वो फोल्डिंग माउंटेन है। फोल्डिंग माउंटेन में वॉल्केनोज भी होते हैं, तो उसी में एक वॉल्केनो जो हम लोग देख रहे हैं वो है कोटोपैक्सी वॉल्केनो। कोटोपैक्सी वॉल्केनो। कोटोपैक्सी वॉल्केनो, कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव ज्वालामुखी है। वर्ल्ड का हाईएस्ट, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव ज्वालामुखी है ये। वर्ल्ड का हाईएस्ट ज्वालामुखी नहीं बोल रहा हूँ मैं, या वर्ल्ड का बड़ा ज्वालामुखी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। तो वो क्या है? कोटोपैक्सी। और ये कहाँ पड़ता है? ये इक्वाडोर में पड़ता है। अब इक्वाडोर में किस जगह? तो ये एंडीज पे इस तरफ कहीं आपको मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। कोटोपैक्सी जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो है और वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। और अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का हाईली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है वो वॉल्केनो। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ब्राज़ील के बारे में जानते हैं थोड़ा। ब्राज़ील भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पे, क्योंकि ब्राज़ील का क्षेत्रफल एरिया वाइज ये सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है, उसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। सबसे बड़ी कंट्री है, बिगेस्ट कंट्री। और इसकी कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। अब ये ब्राज़ीलिया जो वर्ड आया है वो आया है ब्राज़ीला से। ये ए अगर इधर से आप हटा दें, आई की जगह अगर ए लगा दें, तो ब्रासीला से ये वर्ड आया है ब्राज़ीलिया। ब्रासीला वुड होती है एक। ब्रासीला वुड का मतलब होता है हार्ड वुड। हार्ड वुड है यहाँ पे, तो देखिए हार्ड वुड है इस जगह पे। अब यहाँ पे जो है अमेज़न बेसिन पड़ता था, हम लोगों ने पढ़ा था अमेज़न बेसिन था। अमेज़न बेसिन में जो जंगल हैं वो बहुत ही घने जंगल हैं। देखिए अमेज़न बेसिन की थोड़ी पॉइंट है, मैं शायद वहाँ पे बताना भूल गया हूँ आपको। तो देखिए अमेज़न बेसिन में जो इस तरफ जंगल पड़ते हैं वो बहुत ही घने हैं, बिल्कुल डेंसली पॉपुलेटेड जंगल है वहाँ पे, फॉरेस्ट है। पॉपुलेटेड नहीं, डेंसली फॉरेस्टेड। वहाँ पे एक दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो ऑब्वियसली जंगल है तो लकड़ी के लिए भी होगा, वुड के लिए। दूसरा वो फेमस है स्नेक के लिए। एक स्पेशल स्नेक मिलता है वहाँ पे। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, अगर देखी हो तो उस मूवी का नाम था एनाकोंडा। तो आप इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा स्नेक होगा। जी हाँ, वो एनाकोंडा। एनाकोंडा स्नेक के लिए अमेज़न फॉरेस्ट बहुत ही जाना जाता है। अब अमेज़न फॉरेस्ट को सेल्वास भी बोलते हैं। कहीं अगर सेल्वास लिखा है, अगर कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमेज़न फॉरेस्ट को किस और नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है सेल्वास। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अमेज़न बेसिन पे डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट है। वो फॉरेस्ट लकड़ी के लिए फेमस है, एनाकोंडा के लिए फेमस है, और वहाँ पर उस फॉरेस्ट को हम लोग सेल्वास भी बोलते हैं। एक और पॉइंट याद आया, उसको उस जगह पर एक ट्राइब रहती है, एक जनजाति पाई जाती है। उस जनजाति का नाम है एमरी इंडियन। लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एमरी इंडियन नाम की जनजाति जो कि अमेज़न के घने जंगलों में पाई जाती है। और अमेज़न के घने जंगलों को बोला जाता है सेल्वास। वहाँ वुड की बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड मिलती है, और एनाकोंडा भी मिलते हैं अच्छे खासे बड़े बड़े। तो चलिए, इतना आपको ब्राज़ील के बारे में जानना था। ब्राज़ील में जो स्पेशल लकड़ी है वो भी मैंने आपको बताया था। आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन सी लकड़ी थी जो मैंने आपको बताई थी। देखिए इसके बाद आते हैं कुछ आइलैंड्स पे।
इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइलैंड है वो ये है। इसका नाम देखिए, इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे। इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे ये एक आइलैंड है जो ब्राज़ील के पास पड़ता है। जी हाँ, ये ब्राज़ील का एक आइलैंड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आइलैंड है। ये आइलैंड काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा। ये आइलैंड जो है ये इस जगह पे है, इस जगह पे कहीं ये आइलैंड है। और ये आइलैंड फेमस है सांपों के लिए, ये स्नेक्स के लिए फेमस है। और स्नेक्स के लिए फेमस होने के कारण इसको स्नेक आइलैंड भी बोलते हैं। यहाँ जाना सख्त मना है क्योंकि सांपों के कारण। इस एरिया, इस आइलैंड का जो एरिया है वो है 4,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब हर 1 मीटर स्क्वायर में इसमें बताया जाता है यहाँ पर एक सांप पाया जाता है। तो मतलब टोटल इस आइलैंड पे जो स्नेक हैं वो लगभग 4,30,000 स्नेक्स हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि ये कितना ही खतरनाक है। स्नेक्स भी हैं, 4-5 प्रजाति की पक्षी भी हैं, बर्ड्स भी हैं यहाँ पर। स्कॉर्पियन पाए जाते हैं, बिच्छू पाए जाते हैं। बिच्छू तो वैसे अमेज़ॉन के जंगलों में भी बहुत ही जहरीले पाए जाते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे। कौन सा आइलैंड था ये? इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे। ये एग्ज़ाम में शायद ही आए क्योंकि इतना बड़ा नाम आपको याद हो करने में या एग्ज़ामिनर को देने में थोड़ी दुख तो हो गई, लेकिन आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं अगले आइलैंड पे। ये है टिएरा डेल फ्यूगो। ये आइलैंड यहाँ पर है। ये जो आइलैंड है ये आइलैंड यहाँ पर है। इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ता है वो ये है कि टिएरा डेल फ्यूगो में और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है। स्ट्रेट मतलब जल संधि। वो जल संधि क्या है? एक जल संधि पड़ती है, उस जल संधि का नाम है मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट नाम की एक जल संधि पड़ती है। जल संधि का मतलब क्या होता है? दो जलों को जोड़ रही होगी। कौन कौन से जल हैं? एक है अटलांटिक ओशन और एक पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है और अलग किसको करती है? साउथ अमेरिका और टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो को अलग करती है। अगर आप मैप में देख रहे होंगे तो इसका नाम कुछ अलग ही दिया होगा। इसका नाम दिया होगा इज़ेला ग्रांडे दे टिएरा डेल फ्यूगो। ये लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ पे कुछ नाम रखे गए हुए हैं। तो आप अपन को जिस नाम से याद रखना है वो है टिएरा डेल फ्यूगो। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मैगलन स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को पैसिफिक ओशन को जोड़ती है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को और टिएरा डेल फ्यूगो को अलग करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद फैकलैंड आइलैंड है। देखिए ये फैकलैंड आइलैंड है। फैकलैंड आइलैंड पे वैसे तो यूके का हक है, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है फैकलैंड आइलैंड। जो ये आइलैंड है इसमें दो पार्ट हैं। एक है ये वेस्ट फैकलैंड, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको वेस्ट फैकलैंड बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ईस्ट फैकलैंड। ये दोनों ही यूनाइटेड किंगडम यूके के अंडर में है, इंग्लैंड के अंडर में है। इसके ये इसीलिए फेमस है क्योंकि आप देख रहे हैं इसके आसपास तो पूरा पानी है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो कम ही है। जैसे अप्रॉक्स 10 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे थी, टिएरा डेल फ्यूगो में अप्रॉक्स 10 लाख पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा कम है। और जो पॉपुलेशन है वो पूरी डिपेंड रहती है किस पे? यहाँ से वार्म ओशियानिक करंट, कोल्ड ओशियानिक करंट और यहाँ से वार्म ओशियानिक करंट आके जब मिलते हैं, तो मैंने नॉर्थ अमेरिका वाले वीडियो में बताया था जहाँ पे दो जलधारा अलग अलग, जैसे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ पे आके मिलती है, वहाँ पे वो जगह
मछली उत्पादन के लिए बहुत फेमस होता है, वो पिसीकल्चर के लिए, पिसीकल्चर के लिए वो फेमस होता है। इसीलिए न्यू फोक आइलैंड के पास पिसीकल्चर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 जलधारा आके मिलती है। तो आपको साउथ अमेरिका में इतना ही था। आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, आपको इसके अलावा मैप से कोई क्वेश्चन मिले तो आप मेरे को बताइएगा। जितना मैंने आपको टॉपिक कवर करवाया वो आपको साउथ अमेरिका में ईज़िली आपको किसी भी एटलस में आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये वीडियो, आज का वीडियो इतना ही था। साउथ अमेरिका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कौन सा आइलैंड यूज़ करेंगे, कौन सा आइलैंड पढ़ेंगे, या तो यूरोप पढ़ेंगे या फिर साउथ अफ्रीका पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।